Great, fantastic, and I see quite a few patients, caregivers have joined us as well, and बहुत सारे लोग अभी और भी आने हैं and एक एक करके ज्वाइन करते जाएंगे. Meanwhile, let us start this session. नमस्कार, मेरा नाम विवेक शर्मा है, मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूँ. उहापो एक कम्युनिटी है जो कैंसर पेशेंट्स और कैregivers के लिए काम करती है, जिसके लिए मैं भी काम करता हूँ. और मेरे साथ आज बड़े एस्टीम्ड पैनलिस्ट हैं, गेस्ट हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं. क्योंकि जब हम कैंसर की बात करते हैं तो बड़ी सारी एम्बिगिटी होती है. वो एम्बिगिटी इसलिए होती है क्योंकि कोई प्रिडिक्ट नहीं करता है कि मुझे या मेरी फैमिली में किसी को कैंसर होगा. और कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो आप सब रिलेट कर सकते हैं कि बहुत सारा मिथ भी होता है, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो हमको पता ही नहीं होते हैं, क्योंकि जिस रास्ते जाना नहीं है उसकी बात हम कभी करते नहीं हैं. और जब बात नहीं होती तो अवेयरनेस नहीं होती है. लेकिन सच तो है कि कैंसर होता है, और होता है तो तकलीफें भी बड़ी लेकर आता है. लेकिन जो कैंसर की जो जर्नी है, इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. जैसे इमोशनल चैलेंजेस आते हैं, सोशल चैलेंजेस आते हैं, फाइनेंशियल चैलेंजेस आते हैं, फिजिकल चैलेंजेस तो बीमारी खुद लेकर आती है, इसके बारे में बहुत सारी बातें भी होती हैं. एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे. अगर आपने ब्रोशर देखा होगा तो उसमें मेंशन था क्लिनिकल ट्रायल. और जब हम बात करते हैं कैंसर और क्लिनिकल ट्रायल की, देखिए बिफोर आई गो अहेड ऑन दैट, मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है, इस इस प्लेटफॉर्म पे हम एडवोकेसी की बात करते हैं. एडवोकेसी वो चीज़ होती है, देखिए ये प्लेटफॉर्म ने इसलिए क्रिएट किया है, हम सबके सब ज़्यादातर लोग एक दूसरे को जानते हैं. संजीव जी भी हैं यहाँ पे, काफ़ी सारा काम हम साथ में करते हैं. जब परेशानी इतनी बड़ी है और इतनी गंभीर है तो उस पे बहुत सारे लोगों को साथ आकर काम करने की ज़रूरत होती है. लेकिन अब वो साथ लोग तब आएंगे जब हम उनको बताएंगे कि भैया परेशानी है. और वो परेशानी हम बताएंगे कैसे, क्योंकि हम तो अपनी परेशानियों से जूझ रहे होते हैं. इसलिए जो है, हमें एक साथ आकर एक एडवोकेसी फॉर्म करनी चाहिए और अपनी परेशानियां जो है लोगों तक, या जो भी सही लोग हैं उन तक पहुंचानी चाहिए. तो इस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए आज ये दूसरा हमारा वर्कशॉप है, या सपोर्ट ग्रुप या एडवोकेसी ग्रुप मीटिंग कह लीजिए इसे, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं आज क्लिनिकल ट्रायल्स की. हमारे साथ उर्वशी जी हैं, उर्वशी प्रसाद जी नीति आयोग में डायरेक्टर हैं, और मोर इम्पोर्टेंटली सी इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिसी मेकर, पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं वो. खुद एक लंग कैंसर पेशेंट हैं और बहुत क्लोज क्वार्टर से उन्होंने कैंसर को देखा है, या यूं कह लीजिए कि मैं कह सकता हूँ कि जिया है. एंड बहुत सारा काम करती हैं इस डोमेन में, बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटेट करती हैं, जिससे कि कैंसर पेशेंट्स और उनकी लाइफ में आने वाली जो है समस्याएं हैं उनको हम डील कर सकें. मैं उर्वशी जी को इनवाइट करना चाहूँगा टू सेट दी कॉन्टेक्स्ट और द प्रील्यूड. देन हमारे साथ डॉक्टर हर्षा हैं जो कि स्विट्ज़रलैंड से जुड़े हुए हैं हमारे साथ. मुझे नहीं पता है कि अभी क्या टाइम हो रहा है वहाँ पे, डॉक्टर साहब शायद बताएंगे. और इतना तो पता है कि बहुत कन्वीनियंट टाइम नहीं है. अपना टाइम निकालने के लिए और हमें इस तरह से ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर हर्षा. थैंक यू. और हमारे साथ डॉक्टर विजय पाटिल हैं जो कि एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, हिंदुजा हॉस्पिटल में काम करते हैं, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में प्रोफेसर रहे हैं, और बहुत सारे पेशेंट्स की, केयर गिवर्स की बड़ी सारी हेल्प करते हैं. रोशी जी नमस्कार, एंड डॉक्टर हर्षा, डॉक्टर विजय नमस्कार, और बहुत बहुत स्वागत है आपका. नमस्कार विवेक जी, मैं थोड़ा मेरा बैंडविड्थ यहाँ कम है तो मैं जी इसीलिए वीडियो नहीं ऑन है मेरा, पर मैं उसको थोड़ा प्रिजर्व कर रही हूँ. जी तो नहीं, ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हम फिर 2024 में फिर उसी डेट पे उसी टाइम पे मिल रहे हैं, और यही हमने डिसीजन लिया है दैट वी विल मेक दिस अ वेरी रेगुलर थिंग, जो हम हर मंथ करेंगे सेम टाइम पे सेम डेट पे. तो जैसा कि आपने कहा कि वही हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है कि जो पेशेंट एक पर्सपेक्टिव है, इसको बहुत स्ट्रांगली लेकर आए हम. कैंसर के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो होते हैं उनके एडवोकेसी एफर्ट्स में, रिसर्च एफर्ट्स में, क्योंकि बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहां अभी भी रिसर्च की बहुत ज्यादा जरूरत है. जरूर, ये कोई शक नहीं है कि बहुत से कैंसर्स के लिए, स्पेशली जो अर्ली स्टेजेस वाले हैं, उनमें ट्रीटमेंट्स बहुत हद तक एडवांस हुए हैं, बहुत हद तक लोग क्योर भी हो रहे हैं.
लेकिन स्पेशली जो स्टेज 4 है, जैसा मेरी जो बीमारी है एल्क पॉजिटिव की, जो ज्यादातर स्टेज 4 में ही पकड़ी जाती है, क्योंकि ये बहुत ही उस तरह से कभी इसका कोई सिम्टम नहीं, कई बार कुछ नहीं होता, एकदम से मेरे केस में भी जैसे एकदम से ही बहुत एक्सेलरेट हो गई, और कुछ किसी को डॉक्टर्स को भी इनिशियली कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि बहुत ही रेयर है। और तो ऐसे बहुत से हैं कैंसर्स जहां स्पेशली जो स्टेज 4 वाले हैं, जो मेटास्टैटिक हैं, उसमें अभी भी बहुत काम है कि हम क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इम्प्रूव करें, हम लाइफ स्पैन कैसे इम्प्रूव करें, बिकॉज स्पेशली अब यंगर लोगों में हो रहा है। मुझ जैसे लोग हैं जो बहुत यंग हैं, और हमको आप बोलें कि भाई ठीक है, आपको हम 3-4 साल 5 साल जिंदगी दे सकते हैं, और तो वो हमारे लिए तो कुछ खास मायने रखती नहीं है। आप किसी 20-30-35 साल के इंसान को बोलें तो कुछ उसका खास मायना रख है नहीं हमारे लिए। तो मतलब मैं तो साफ तौर से बहुत ये वर्ड्स यूज करती हूँ कि ऐसा लगता है भीख की तरह आप कई बार हमें बोल दिया जाता है कि भाई आपको लकी हुए, अगर आप कोट अनकोट लकी हुए तो शायद 5 साल मिल जाएं, 4 साल मिल जाएं, तो ये क्या है, फॉर somebody who's in the peak and prime of their life. So I definitely feel that we cannot rest on our laurels and say कि नहीं नहीं, हमने तो बहुत एडवांसमेंट कर लिया, अभी बहुत और रिसर्च करना है, बहुत और प्रोग्रेस करना है। तो उसमें जो एक पेशेंट का पर्सपेक्टिव है वो बहुत जरूरी है। तो वो हम लाना चाह रहे हैं इस पूरे इनिशिएटिव के थ्रू। एंड ऑफ कोर्स बहुत बहुत पहलुओं पे हम लोग टच अपॉन करते हैं, वेदर इट इज द एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट्स। ऑफ कोर्स उसमें गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल रहता है, मैं खुद गवर्नमेंट में ही काम कर रहे हूँ, तो उसमें बहुत एफर्ट्स रहते हैं कि हम कैसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं, लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स हैं, उनको और अफोर्डेबल एक्सेसिबल बनाएं मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि वो अभी नहीं है। टारगेटेड थेरेपीज हैं, इम्यूनोथेरेपीज हैं, अभी भी बहुत महंगी हैं और बहुत आउट ऑफ रीच हैं मेजॉरिटी पॉपुलेशन के लिए। तो वो तो एक पहलू रहता ही है हमारे एफर्ट्स का, एडवोकेसी का बहुत जरूर पहलू रहता है। एक और जो रहता है वो है मेंटल हेल्थ का, बिकॉज आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट, एज अगेन somebody who is living with this disease, that मेंटल हेल्थ बहुत ही बड़ा स्ट्रगल होता है, उसके बारे में बहुत कम चर्चा करते हैं, और बहुत कम ट्रेंड लोग हैं देश में जो समझ पाए कि भाई इस तरह के कैंसर पेशेंट, जो इतना यंग कैंसर पेशेंट है, जो इस तरह की बीमारी के साथ जी रहा है, उसमें क्या क्या मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल इश्यूज आते हैं। तो ऐसे बहुत कम लोग हैं जो प्रोफेशनली ट्रेंड हैं कि आपको ऐसा हेल्प कर सकें ऐसी सिचुएशन में, तो उस पे भी हम बात करते हैं। तो मुझे लगता है ये मोटे मोटे हमारे कुछ एजेंडाज रहते हैं, रिसर्च, अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी ऑफ ट्रीटमेंट्स, एंड ऑफ कोर्स मेंटल हेल्थ। तो वी ट्राई टू ब्रिंग इन एक्सपर्ट्स, जैसे आज भी हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं जो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यही हमारा एक मिशन है कि हम इसको एक रेगुलर एफर्ट बनाएं, और लोगों को इसके साथ जोड़ें, और पेशेंट जो वॉइस है उसको हम बहुत प्रोमिनेंटली इसमें लाएं। तो बैक टू यू विवेक जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच उर्वशी जी। और आप बहुत बड़ी प्रेरणा स्रोत हैं हम सबके लिए, क्योंकि देखिए कई बार एक 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 जैसे जिक्सॉ पजल होती है, तो जिक्सॉ पजल में बहुत सारे टुकड़े होते हैं। जब तक वो टुकड़े साथ में मिलते नहीं हैं तब तक कुछ काम आगे बढ़ नहीं पाता है। और पॉलिसी मेकिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग रखना और उस एम्पैथी को फील कर पाना और उसके साथ में आगे बढ़ना एक बहुत बड़ा चुनौती का काम है, जो आप बड़े अच्छे तरीके से निभा रही हैं और हमको सपोर्ट कर रही हैं, एंड वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू। अ, जब हम कैंसर की बात करते हैं तो भाई सबसे पहली जो कड़ी आती है, जुड़ती है, वो तो पेशेंट खुद होता है, केयर गिवर होते हैं। उसके बाद जो जिससे हम जुड़ते हैं वो होते हैं डॉक्टर, जो हमें ट्रीट करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विजय पाटिल हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच अपने इतने बिजी शेड्यूल से ओपीडी के टाइम पे टाइम निकालना और हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर विजय, आप सुन पा रहे हैं हमें? कहाँ पे ये कहाँ पे हाँ, एक्सपेक्ट था। यस जी। विवेक। डॉक्टर साहब, हमें ये बताइए कि आज क्योंकि हम हुज विवेक,
डॉक्टर साहब क्योंकि हम आज जो है बात कर रहे हैं कैंसर विवेक रिसर्च जी, की। जी विवेक जी, एक मिनट। कैलाश, रिक्वेस्ट है आपसे ना कि सिर्फ स्पीकर को कोस्ट बनाइए, बाकी मूट का अनमूट और मूट करने का वो निकाल दीजिए, तो बीच में कोई बोल नहीं पाएंगे, जी डिस्टर्ब होता है बीच जी में। जी, करेक्ट। डॉक्टर विजय, कमिंग बैक टू यू, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड मैं एक क्विक क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा कि जैसे क्लिनिकल रिसर्च जो होता है इसको लेकर क्या मिथ्स हैं, क्या सच्चाई है हमारे देश में, क्योंकि इसके बारे में देखिए मुझे तो लगता है कि पहले आपको बता ही देना चाहिए कि कैंसर और क्लिनिकल रिसर्च का नाता क्या है। एंड क्योंकि स्पेशलिस्ट जो रिसर्चर हैं, डॉक्टर हर्षा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। लेकिन जो पेशेंट का पर्सपेक्टिव है, जो ऑन्कोलॉजी का पर्सपेक्टिव है, वो हमें बताइए कि कैंसर और क्लिनिकल रिसर्च को लेकर क्या मतभेद हैं, मनभेद हैं, या क्या गैप्स हैं आज की डेट में। हाँ, विवेक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और क्योंकि श्रोता में काफी पेशेंट्स भी है, केयर गिवर्स भी है। देखो, हमें कुछ बातें समझनी चाहिए कि 1960-70s में कैंसर का हम कहते हैं इलाज जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। अब ये अच्छा क्या होता है? अच्छे का मतलब होता है कि एक, इलाज से कैंसर ठीक हो जाना चाहिए। दो, उससे साइड इफेक्ट्स नहीं होना चाहिए। तीसरा, कि ये कम से कम पैसों में मिलना चाहिए, मतलब एक्सेसिबिलिटी हो। और चौथा, कि इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बड़ा तो चाहिए। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि अगर तुम मुझे कहोगे कि यार कि मुंबई की क्रिकेट टीम अच्छी है, मेरे साथ डॉक्टर मनोज भी है, वो कहेंगे नहीं हमारी राजस्थान की क्रिकेट टीम अच्छी है। कैसे पता चलेगा? आप एक मैच करवाओगे, तब आप देखोगे कि यार कौन सी क्रिकेट टीम अच्छी है। आप ये भी बोल सकते हो कि एक मैच में क्या पता चलेगा, तो हम हो सकता है कि मल्टीपल मैचेस कराए, एक सीरीज कराए देखने के लिए। ये जो होता है, इसी तरह से अगर हमारे पास होते हैं कि दो दवाइयां हो जो इक्वली इफेक्टिव है, ऐसे डॉक्टरों को लगता है, तो इस पे एक मैच कराया जाता है ये देखने के लिए कि कौन सी दवाई ज्यादा बेहतर है। और इसी को हम क्लिनिकल रिसर्च कहते हैं, जहाँ पे एक्चुअली हम आधे मरीजों को एक दवा देंगे, आधे मरीजों को दूसरी दवा देंगे, और देखेंगे कि कौन सी दवा ज्यादा बेहतर काम करती है। अभी बहुत बार इंडिया में ये होता है, लगता है पेशेंट को कि यार स्टडी पे ले गया तो मुझे गिनी पिग बनाया जा रहा है। मैं खुल के बोलता हूँ, जो मीडिया ने भी ऐसा परसेप्शन बनाया, ऐसा नहीं है विवेक। होता क्या है कि जब जो ये दवाइयाँ होती आती है, ये बहुत ही रिसर्च होने के बाद आती है। ये ऐसे नहीं आती है कि अचानक हवा में से आ गई करके। तो यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे हमें समझना पड़ता है कि ये दवाइयाँ बहुत ही रिसर्च होने के बाद आती है, ये एथिकली अप्रूव्ड होती है। एक 20 से 22 लोगों की कमेटी इस पे बैठ के देखती है। उसके पहले एक बहुत बड़ा बंच ऑफ डॉक्टर साहब इसको बनाते हैं। अभी एक सिंपल बात है, 1960s में लुकीमिया नाम का एक कैंसर था जो बच्चों में होता था, वो इनक्योरेबल था। एक 1% बच्चे भी जिंदा नहीं रहते थे 5 साल के बाद। आज रिसर्च हो के हमने पहले एक ट्रीटमेंट बनाई, उससे देखा कि यार 5 साल तक 20% बच्चे ठीक हो रहे हैं। फिर हमने उससे बेहतर करने के लिए और एक स्टडी की, तो देखा कि 5 साल तक 30% अच्छा कर रहे हैं। ऐसे स्लोली स्लोली करके आज 10 साल का उसका सर्वाइवल 98% है। तब हम क्योर की तरफ बढ़ गए। ये तभी पॉसिबल होता है जब हम क्लिनिकल रिसर्च करें। और क्लिनिकल रिसर्च तब तक नहीं हो सकती, सरकार पैसे दे सकती है, डॉक्टर विलिंग हो सकते हैं, बट जब तक कि पेशेंट खुद ना चाहे कि हम रिसर्च में पार्टिसिपेट करें। नॉर्मली रिसर्च में ऐसा नहीं होता है कि कोई नई दवा दी जा रही है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो पुरानी स्टैंडर्ड दवा है वो तो दी जा रही होती है, उसके साथ कुछ तो नई दवा दी जा रही होती है। ये इसके लिए दी जाती है, ये देखने के लिए कि क्या इससे और बेहतर हो सकता है क्या, ये देखने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मीडिया भी समझे और पेशेंट्स भी समझे कि रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च अगर नहीं होगा, आज किसी कैंसर का सक्सेस रेट 60% है, तो हमेशा 60% ही रहेगा। वो 70% 80% होगा ही नहीं, क्योंकि हम कंपेयर करके देखेंगे ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये दवा इफेक्टिव है या नहीं। तो इसलिए मेरे हिसाब से रिसर्च कॉर्नर स्टोन है कैंसर, ये नहीं किसी भी मेडिकल मैनेजमेंट का। आई होप मैं क्लैरिफाई कर पाया हूँ मेरा पॉइंट। जी डॉक्टर साहब, एक और पर्टिनेंट सवाल है, वो ये है कि देखिए एक तो मतलब ये एक पर्सपेक्टिव है कि भाई ठीक है, रिसर्च क्या होता है, क्यों लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। मुझे लगता है कि इसके बारे में शायद बात भी कम होती है और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है कि मे भी लाइक मैं बड़ी जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप काफ़ी इन्वॉल्व हैं इसमें, कई सारे क्लिनिकल ट्रायल्स आपने करे हैं, करीब करीब 700-800 पेपर्स आपके पब्लिश्ड हैं।
तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक लोगों को पता भी नहीं होता कि कुछ क्लिनिकल ट्रायल हो रहे हैं, और उनको कब जो है वो पता करना चाहिए, मतलब जब बीमारी डायग्नोस होती है या जब क्योंकि अमूमन क्या होता है कि जैसे जब डॉक्टर साहब बोल देते हैं कि भाई अब इसके आगे दवाई नहीं है, तब जो है यहाँ पे बात आती है। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। विवेक, जो तुमने बोला वो बहुत बहुत सही कहा है। यूएस और यूरोप जैसे देशों में हर पेशेंट को पता चलता है कि उसके लिए क्लिनिकल ट्रायल के ऑप्शंस क्या है। हमारे देश में ये पता ही नहीं चलता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि बगल वाला डॉक्टर कर रहा है लेकिन पता नहीं चलता है, क्योंकि ये अवेयरनेस की बहुत कमी है, पेशेंट में ही नहीं डॉक्टरों में भी। इसकी इफेक्टिवनेस की भी अवेयरनेस बहुत कमी होती है, पेशेंट में भी और डॉक्टरों में भी। तो आइडियली आप जब भी कोई नया स्टडी ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हो, एक बार अपने डॉक्टर से पूछ लेना चाहिए कि इसके लिए कोई रिसर्च स्टडी में कोई अच्छी बढ़िया दवा मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मैं आपके माध्यम से बताऊंगा कि अब तक ये प्रोजेक्ट हुआ नहीं है। वी आर ट्राइंग टू बिल्ड अप अ प्रोजेक्ट इन इंडिया। आपको थोड़ा पता है, सनेक्ट नाम का, जो इंडिया का पहला रिसर्च एंड R&D यूनिट होगा, जहाँ पे एक्चुअली हर मरीज, अगर जो मान लो हेड एंड नेक कैंसर का, हेड एंड नेक कैंसर का टाइप करेगा तो इंडिया में कौन सी हेड एंड नेक कैंसर की रिसर्च हो रही है वो उसको बता दिया जाएगा। इनफैक्ट हम मई के बाद उसकी हेल्पलाइन भी शुरू करने वाले हैं, जहाँ पे अभी शुरू नहीं हुई है मई से, क्योंकि सेंटर अप्रैल में शुरू होगा। तो मई से हेल्पलाइन शुरू होगी, जहाँ पे कोई भी मरीज कॉल करके पता कर सकता है कि इस बीमारी के लिए कोई क्लिनिकल रिसर्च चल रही है कि नहीं चल रही है। ये हम हमारी तरफ से करने वाले हैं, बिकॉज वी ट्राई टू डू दिस इन गवर्नमेंट सेटिंग लेकिन नहीं हो पाया, वी ट्राई टू डू इन फिलेंथ्रोपी सेटिंग तो नहीं हो पाया। देखो, रिसर्च एवर चेंजिंग होता है, तो यहाँ पे एक हमें एवर चेंजिंग मतलब डायनामिक है, हर महीने महीने अपडेट रखना पड़ेगा। तो ये हमने आखिर में, मैंने, डॉक्टर आशय ने, डॉक्टर भरत भोसले ने, डॉक्टर मनोज महाजन, डॉक्टर सिद्धार्थ तुरकर, डॉक्टर मनु प्रसाद, डॉक्टर रवि कृष्णा फ्रॉम हैदराबाद, डॉक्टर वेंकटापति फ्रॉम आंध्र प्रदेश, डॉक्टर शबाब फ्रॉम JNK, डॉक्टर आशुतोष फ्रॉम दिल्ली, ऐसे करीबन 13 से 14 डॉक्टरों ने आके डिसाइड किया है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको एक प्रॉपर तरीके से करेंगे, और भले मरीज को एक सेंट्रली पता चल जाएगा कि ये स्टडी कहाँ हो रही है, इतना ही नहीं, स्टडी है या नहीं, और आपके घर के आजू बाजू में कहाँ पे हो रही है। क्योंकि कोई मतलब नहीं है कि पेशेंट आंध्र प्रदेश से उठ के बॉम्बे आ जाए, वहां पे कहाँ पे आजू बाजू में हो रही है ये भी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। बट जी फिलहाल अगर किसी को इंफॉर्मेशन चाहिए तो उनको क्लिनिकल ट्रायल, CTRI का वेबसाइट है इंडिया का, क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री ऑफ इंडिया, वहां से इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस देश में कहाँ कहाँ पे कौन सी ट्रायल चल रही है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। आप प्लीज़ हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी हैं और हो सकता है कि हमारे दर्शकों के मन में भी हों। लेट मी कम टू डॉक्टर हर्षा डोडियाल, जो कि जुड़े हुए हमारे साथ स्विट्जरलैंड से। डॉक्टर साहब, भारत का बहुत बड़ा सा प्रणाम आपको। प्रणाम हमारे तरफ से आप सबको, विवेक जी, रेखा प्रसाद जी और विजय पाटिल जी, और आपके साथ जो भी जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। आपकी काम से बहुत लाभ होने वाला है आज के तारीख में और आने वाले सदियों के लिए। तो उस हिसाब से मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें शामिल किया। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्योंकि मेडिकल टर्मिनोलॉजी तो छोड़िए, मतलब क्योंकि जब तक हमको कोई बीमारी होती नहीं हम डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। हम तो मतलब कोशिश ये करते हैं कि पहले दादी नानी के नुस्खे जो है वो आजमा लें, और जितना लेट से हम डॉक्टर के पास जाएं उतना ही लेट से डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये इस संदर्भ में हमें ये बताइए कि जो क्लिनिकल ट्रायल हैं ये एक्चुअली क्या होता है, कहाँ से शुरू होता है, मतलब कैसे शुरू होता है और कैसे अंत होता है इसका। बहुत बढ़िया सवाल है। रेखा जी भी बोल रहे थे कि दो चीजें होती है, एक रिसर्च उर्वशी जी। और उर्वशी जी सॉरी, रिसर्च और अफोर्डेबिलिटी, दो चीजों के बारे में जिक्र हुआ था। तो रिसर्च के बारे में बोलने के लिए पहले ये बोलूंगा कि अभी डॉक्टर विजय पाटिल जी बोल रहे थे कि एक दवा कैसे चलता है, क्रिकेट मैच के बारे में उन्होंने कहा। क्रिकेट मैच में खिलाड़ी आने से पहले कितनी तैयारी करता है उसकी किसी को फलक नहीं लगती है, और कितने लोग तैयार होते हैं उसका भी नहीं। हर एक सक्सेसफुल क्रिकेटर के पीछे कम से कम 1 लाख या 2 लाख क्रिकेटर और होंगे जो गली गली में क्रिकेट खेल रहे हैं और खेलना चाहते हैं IPL में। उसी हिसाब से जो एक दवा आती है मार्केट में, एक दवा आने के लिए कम से कम 1,000 1 लाख दवाइयां बनते हैं, उसकी संशोधन होती है और उसके बाद आते हैं। मगर उससे भी एक पहला कदम पीछे लेना चाहता हूं मैं। तो बेसिक रिसर्च बोल के जो होती है वो बहुत बहुत जरूरी होता है। जहां US में एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बोल के हुआ, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होने के कारण आज उर्वशी जी ने जो कहा कि AL के टारगेटेड थेरेपी अवेलेबल है, वैसे टारगेटेड थेरेपीज अवेलेबल हो रहे हैं। वो तो पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, टारगेटेड थेरेपी, मॉलिक्यूलर थेरेपी जिनका नाम हम लेते हैं, ताकि
इस हर एक पेशेंट को टेलर करके जो ट्रीटमेंट हम दे सके, उसकी बुनियाद जो है, उसकी फाउंडेशन जो है 30-40 साल पहले डाला गया था। जैसे कि हमें समझने में आया कि हमारा डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, कौन से कारण से कैंसर बनता है। साधारण तौर पे हम ये कह देते हैं कि तंबाकू खाने से होता है, वायरसेस की वजह से होता है, केमिकल्स की वजह से होता है, मगर ये वायरसेस, केमिकल्स, तंबाकू बहुत लोगों में इस्तेमाल होती है या बहुत लोगों के ऊपर उनका असर होता है, मगर कुछ ही गिने चुने लोगों में ये कैंसर क्यों होता है, ये समझने के लिए जो फाउंडेशन थी, उसका बेसिक रिसर्च जो होता है वो बहुत बहुत जरूरी है। वो आज भी चल रहा है, मगर हमारे देश में भी ये कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूट्स में, जैसे कि टाटा हॉस्पिटल में बोलिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बोलिए, हो रहा है, मगर और अधिक होने की जरूरत है। क्योंकि आने वाले 10, 20, 30 साल में, जैसे मैडम कह रही थी कि और हमें संशोधन करना है, जब तक हमें टिश्यू मटेरियल नहीं मिलता है, जब तक पेशेंट का खून बोलिए या पेशेंट का जो ट्यूमर का बायोप्सी नहीं मिलता है, या नॉर्मल इंसान का खून नहीं मिलता है, उसका कंपैरिजन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो पता नहीं चलता है, तब तक हम ये फाउंडेशन बना नहीं पाएंगे। ये एक हद तक का बेसिक रिसर्च के बारे में मैंने कहा, क्योंकि मैं अंग्रेजी का एक कोट है वो बोल देता हूँ ताकि वो इस जो रिसर्च से रिलेटेड रहे। वी ओवर एस्टिमेट व्हाट वी कैन अचीव इन 1 ईयर एंड अंडर एस्टिमेट व्हाट वी कैन अचीव इन 10 ईयर्स। सो ये जो काम कर रहे हैं आप 10 साल के लिए बहुत बहुत बढ़िया रंग लाएगा बोल के बोल रहा हूँ। दूसरी चीज आती है अप्लाइड रिसर्च में। तो ठीक है, हमने अभी जान लिया है कि किस किस कारणों की वजह से कैंसर होता है, तो हमें ये ढूंढना पड़ता है कि कौन सा सॉल्ट, अगर मैं साधारण तौर पे एक नमक की हिसाब से चलता हूँ, अगर नमक ज्यादा खा लिया हमने तो उल्टी हो जाती है। साधारण नमक जो भी घर का नमक है, थोड़ी मात्रा में लेंगे बराबर से तो हमें वो सेहत बनाने में मदद करता है। तो अभी नमक जो होती है, समझिए किसी ने बहुत सारा नमक के कैंसर सेल के ऊपर डाल दिया तो कैंसर सेल भी मर जाएगा। तो हमें बहुत सारे टाइम पे पेपरों में पढ़ने को मिलता है कि इसकी वजह से कैंसर सेल्स मर गए, उसकी वजह से कैंसर सेल्स मर गए, तो हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। मगर वो हाइप जो होती है 10 साल पहले की होती है। अगर समझिए एक कौन सा भी नमक है, तो उस नमक को 7 से 8 साल तक रिसर्च चलता है उसके ऊपर कि ये हम इंसान में दे सकते हैं कि नहीं। बोलने का मतलब ये है कि सेल लाइंस जो हम लेते हैं, एक हेला बोल के फेमस औरत थी यूएस में जो जिनका सर्वाइकल सेल्स हम आज भी रिसर्च में यूज करते हैं, तो वो सेल्स के ऊपर हम इस्तेमाल करके देखते हैं कि ये प्रभावित होता है कि नहीं। वैसे बहुत सारे सेल्स है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। फिर एक बार वो रिसर्च प्री क्लिनिकल जो बोलते हैं हम, डिस्कवरी टीम बोल के जो बोलते हैं, वो करने के बाद फिर एनिमल स्टडीज बोल के होता है। तो नॉर्मली रैट्स, माइस, मंकीज, डॉग्स में अगर ये सेफ है कि नहीं, इन सब में इस्तेमाल होने के बाद हम तय करते हैं कि ठीक है 1 ग्राम दे सकते हैं या 2 ग्राम दे सकते हैं। तो फिर जाके बनती है इंसानों में रिसर्च। और इंसानों में भी हम कहते हैं फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, 4 फेजेस की रिसर्च माना जाता है। तो पहले फेज में हमेशा हर फेज में सेफ्टी इज द फोरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर सेफ नहीं रहेगा तो कोई भी मॉलिक्यूल को हम आगे लेके नहीं जाना पसंद करेंगे। और सेफ्टी की हिसाब से पहले फेज में हम यही कोशिश करते हैं कि ये जो सॉल्ट है, ये जो नमक है, वो सेफ है, वो सेफली दिया जा सकता है कि 1 ग्राम में सेफ है, आधा ग्राम में सेफ है, 4 ग्राम में सेफ है, और कितने ग्राम में ये कैंसर सेल्स को भी निर्मूलन करेगा। ये सब जानने के लिए धीरे धीरे एक एक पेशेंट करते हुए जाते हैं। यहाँ भी मैं रुकता हूँ, आपका फॉलोअप क्वेश्चन रहेगा, फिर उसके बाद मैं कंसेंट या बाकी का चीजों के बारे में बोलना पसंद करूँ। जी, धन्यवाद। आप प्लीज कैरी ऑन, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है समझना कि क्लिनिकल रिसर्च शुरू कहाँ से होता है और कैसे चलता है। ये पूरी जर्नी हम समझना चाहेंगे आपसे। बढ़िया विवेक जी। तो जैसे मैं कह रहा था कि जो डिस्कवरी प्री क्लिनिकल है, वहां से जो हम नमक की मात्रा के बारे में जो बोल रहे थे, अभी 1 ग्राम नमक ही ले लीजिए, मैं 100 लोगों में देता हूं तो 100 के 100 लोगों में एक ही तरह से खून में नहीं बढ़ेगा। खून में बढ़ने की मात्रा भी जो होती है वो अलग अलग ढंग से होती है, क्योंकि पेट के अंदर का लाइनिंग बोलिए, या उनका जो अलग कोमॉर्बिडिटीज बोलिए, या उनकी क्षमता जो रहती है इस सॉल्ट को पचन कर सके, वो अलग होती है। तो हमें ये देखना पड़ता है कि जब हम ये नमक मुंह से दे या आईवी इंजेक्शन के द्वारा दे या किसी भी तरीके से दे, तो खून में कितने हद तक ऊपर जाता है, किस हद तक शरीर को अफेक्ट करता है, और शरीर का असर इसके ऊपर क्या होता है। तो जब हम नमक खाते हैं तो समझे शक्कर का नॉर्मली यूरिन में तपासन होती है, तो मैं यहाँ पे नमक का उदाहरण दे रहा हूँ, तो नमक के हिसाब से बोलता हूँ, ये क्या लीवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है, क्या इसका किडनी में मेटाबॉलिज्म होता है, या बिना मेटाबॉलिज्म में निकल जाती है शरीर से। ये सब जानना वापस बहुत 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 जरूरी होता है, और ये सब फेज 1 में होता है। तो हमारा जब चालू करते हैं 1 ग्राम या आधा ग्राम में, अगर समझिए कि ये इफेक्टिव नहीं है, तो हम बहुत सारे पेशेंट्स को लेके अगर एक गोली देंगे या ये नमक देंगे तो वो जायज नहीं रहेगा।
वो एथिकल नहीं रहेगा बोलते हैं हम लोग। इसीलिए डॉक्टर विजय मारुति पाटिल जी ने भी कहा कि एक एथिक्स कमेटी बोल के होता है, जो हमारा पहले वाला जो पैकेज रहता है, जो डिस्कवरी का, एनिमल स्टडीज का, वो सब देखता है, और ह्यूमन स्टडीज में कैसे कर रहे हैं। DCGI CDSO जो गवर्नमेंट बॉडीज होती है, उनका रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होती है, उनके पास जाना पड़ता है, हमको बताना पड़ता है कि ये रिसर्च हमने किया है, ये दवाई को हम ह्यूमंस में लेके आना चाहते हैं, इंसानों में टेस्ट करना चाहते हैं, फिर जाके एक अप्रूवल बोल के आती है। वो एथिक्स कमेटी, CDSO, DCGI, इन सब का अप्रूवल लेने के बाद हम डॉक्टर विजय मारुति पाटिल की वहां जाते हैं, बताते हैं, फिर वो उनके एथिक्स के पास जाते हैं, फिर जाके एक पेशेंट का जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, हम सभी पेशेंट्स को नहीं ले सकते, तो इसके अंदर एक इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया बोल के हम बनाते हैं। तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया किस हिसाब से होता है, जैसे कि भी फेज 1 रिसर्च जो बोल रहा था, जो उर्वशी जी ने कहा कि एडवांस कैंसर्स जो होते हैं, जो ऑलरेडी जिन्होंने जो इलाज उपलब्ध है, जो स्टैंडर्ड दवाइयां हैं, इन सबको खाने के बावजूद अगर पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं, उनमें जाके फेज 1 वाला रिसर्च ज्यादा से ज्यादा चलता है, ताकि उनके पास और कोई दवाइयों की गुंजाइश नहीं है। मगर जब वो हमारे स्टडी में आए, हमको ये भी देखना होता है कि स्टडी से नुकसान ना हो, वो नमक से नुकसान ना हो, तो उस हिसाब से ही हम पेशेंट लोगों को लेते हैं जिनके अंदर थोड़ी हद तक लिवर, किडनी, हार्ट बराबर से काम करते हैं। अगर ये बराबर से काम नहीं कर रहे हैं और हमने दवा दे दी तो गलत हो जाएगा। इसलिए ये सब टेस्टिंग क्लिनिकल रिसर्च में लेने से पहले करना पड़ता है। वो करके फिर उसके करने से पहले ही उनका कंसेंट बोल के जो रहती है, इन्फॉर्म कंसेंट, पेशेंट को बताया जाता है कि एक नया दवा है, इसका संशोधन इस तरह से हुआ है, ये बीमारी में इस्तेमाल हो सकता है या ये टारगेट के ऊपर इस्तेमाल हो सकता है, और आपको ये सारे फायदे नुकसान हो सकते हैं। फायदा होगा ही, ये दावा हम पहले दिन कभी कर नहीं पाते हैं। हमारा सिर्फ ये कोशिश रहती है कि ये दवा देने के बाद आपको फायदा हो सकता है, और धीरे धीरे हमें ये पता लगेगा कि नुकसान भी होना कितना हो सकता है, कितना नहीं होगा, और नुकसान को हम कितना कम रख सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत नजदीकी में, बोले तो जो पेशेंट नॉर्मली महीने में एक बार या 2 महीने में एक बार अस्पताल जाता है, यहाँ रिसर्च में ही वो हफ्ते में एक बार आता है, और उसकी खून की जांच होती है, उसकी हार्ट की जांच होती है, उसके लीवर की जांच होती है, ताकि हम तय करें कि फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, और उस किस हिसाब से इसको आगे लेके जाए, ये तय होता है। तो शुरुआत में एक ही पेशेंट से कर सकते हैं हम लोग, या नहीं तो 3 पेशेंट के साथ कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन होते हैं, और नॉर्मली फेज 1 में 20 से 30 पेशेंट्स की ऊपर हम लोग ये जांच करते हैं। एक बार हमको ये पता चल जाए कि ये नमक जो है बहुत सेफ है, उसके बाद हम जाके तय करते हैं कि इसकी एफिकेसी, बोले तो ये कितने हद तक कैंसर को मार सकता है, और वो फेज 2 रिसर्च में हम जाके तय करते हैं कि ये कितने हद तक एफिकेशियस है, कितने हद तक ये सफल हो पाएगा। और एक बार एक सफलता की ये पूंजी बन जाए, तब जाके हम स्टैंडर्ड ऑफ केयर के साथ कंपेयर करते हैं, जिसको हम फेज 3 रिसर्च कहते हैं। और उर्वशी जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि अफोर्डेबिलिटी के बारे में, ये पूरी प्रक्रिया में नॉर्मली कम से कम $2.5 बिलियन की खर्च हो जाती है। अगर उसको मैं कन्वर्ट करके बताऊं तो कम से कम 15,000 से 20,000 करोड़ लग जाती है एक दवा को मार्केट में आने के लिए। और ये अनफॉर्चुनेट इसलिए है क्योंकि 80 to 90% रिसर्च जो है वो विदेशी देशों में होता है, वेस्टर्न वर्ल्ड में होता है, और डॉलर टू रुपी पैरिटी भी नहीं है, और उसके वजह से, और किस स्पीड में होना चाहिए रिसर्च, उस स्पीड में होता नहीं है। सिर्फ कोविड के दरमियान हमने देखा कि बहुत फास्ट रिसर्च हुए, कोविड की जो भी दवाइयां आए बहुत जल्दी जल्दी से आए, और जब रिसर्च फास्ट होती है तो कॉस्ट कम हो जाता है। अगर वही रिसर्च बहुत लंबे दरमियान चलते हैं, पेशेंट नहीं मिलने के कारण या किसी और भी कारण, तो उसकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। तो ये कॉस्ट, बढ़ा हुआ कॉस्ट के कारण वापस एक्सेसिबिलिटी की प्रॉब्लम भी आ जाती है। मैं वापस यहाँ पर थोड़ा रुक जाता हूँ जी ताकि जी वापस आगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे आपने कॉस्ट की बात बताई, 15-16 हजार करोड़ लगाकर एक कोई दवाई बनाना या खोजना, बनाना तो शायद उसके आगे की बात है, खोजना, ये पैसे कौन देता है और क्यों? ये अभी व्यवस्था के देखे तो पिछले 100 साल में ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की ग्रोथ जो हुई है, जो हम बड़े एमएनसीज बोलते हैं, उन्होंने बहुत सारे हद तक पैसा लगाया है और पैसा बनाया भी है, दोनों तरह से हो सकता है। जी मगर थोड़ी देर पहले मैंने आपको बेसिक रिसर्च के बारे में बात की, जो यूएस गवर्नमेंट बोलिए या थोड़े यूरोपियन गवर्नमेंट्स बोलिए, उन्होंने अपनी तरफ से वो रिसर्च करते गए। ओके वो फाउंडेशन बनती है आगे जाके अप्लाइड रिसर्च के लिए। तो एकेडमी और इंडस्ट्री की कोलैबोरेशन आज की तारीख में भारत में भी बहुत हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है।
वो होना बहुत जरूरी है, ताकि ये रिसर्च जो है एक हद तक गवर्नमेंट संभाले, एक हद तक एकेडमिक इंस्टीट्यूट संभाले, फिर उनके बाद जो है एक अप्लाइड रिसर्च के लिए इंडस्ट्री आगे लेके जाती है। तो हर जगह पे एक रिस्क होती है, तो गवर्नमेंट को थोड़ा रिस्क उठाना पड़ता है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट को थोड़ा रिस्क उठाना पड़ता है, फिर आगे जाके इंडस्ट्री जो है अपना पैसा डाल के आगे का रिस्क लेके जाती है। मगर मैंने जी जो कहा वो सिर्फ इंडस्ट्री वाला पैसा बताया, जो जी। बेसिक ओ रिसर्च वाला पैसा है वो तो अलग ओके। है, वो जो गवर्नमेंट निवेश करते हुए ही जाता है। हो मतलब मोटा मोटी अगर कह लें कि करीब करीब 20,000 करोड़ के आसपास की लागत एक मॉलिक्यूल हाँ को जी, खोजने में लगती है। वाह, लगती है। सच अ बिग कॉस्ट। डॉक्टर साहब, कई बार पेशेंट्स का मतलब ऐसा ये एक मैं लेट मी बिकॉज मैं एडवोकेसी की बात करता हूँ, पेशेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। तो एक बात बताइए कि जो क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, आपने जैसे बताया कि मतलब जो सबसे मतलब पहले फेज में जो है उन लोगों को लिया जाता है जिनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, कि डॉक्टर भी कई बार बोलते हैं कि भाई इनका कुछ नहीं हो सकता, इनको घर लेके जाइए क्योंकि और कुछ दवाई है ही नहीं, हम क्या ही देंगे। तो ऐसे अगर मैं सही समझा तो ऐसे लोगों को पहले फेज 1 में ट्राई करते हैं, राइट? हाँ जी, हाँ ओके। जी, सही समझा आपने। वहां पे भी हमको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है। जी। कुछ लोगों को पैलिएटिव केयर ही बेस्ट ऑप्शन होता है। ओके। हमेशा ये नहीं होता है कि रिसर्च में ले जाने से उनको भला होगा। हमको ओके। ये तय करना पड़ता है कि वो पेशेंट का क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो मैडम ने भी कहा, वो हम्म। क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करना बहुत 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 जरूरी होता है। तो जी इसलिए डॉक्टर विजय मारुति पाटिल जैसे लोग जो होते हैं, जो बहुत एक्सपीरियंस रहते हैं, वो तय करते हैं कि हाँ ये पेशेंट रिसर्च में भाग ले सकता है या नहीं ले सकता है, इसकी काबिलियत है कि नहीं। हर ओके। पेशेंट का काबिल, हम धीरे धीरे बाद में उस काबिलियत को बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें नहीं चाहिए बहुत बीमार, मगर बहुत बीमार इंसान जो होता है उनकी जो इच्छाएं होती है उनको क्या बोलते हैं सपोर्ट करना हमारा काम बनता है। तो जी इसलिए एक हद तक उनके पैरामीटर्स जो है वो सेटिस्फाई करना चाहिए फेज 1 के लिए। जी। डॉक्टर साहब, अभी जैसे ये जो पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि देखिए कैंसर का जो इलाज है बड़ा महंगा है, नहीं लोग अफोर्ड कर पाते हैं और कई बार सरकार पे या एनजीओज पे भी आश्रित होते हैं। तो ये क्लिनिकल रिसर्च में जब पेशेंट इन्वॉल्व करता है तो उसको क्या फायदे होते हैं, क्या क्या चीजें उनको मिल सकती हैं? हाँ, यहाँ पे बहुत सारा रिसर्च इस तरह से हुआ है कि रिसर्च में पार्टिसिपेट होने से ज्यादा हद तक पेशेंट्स को लाभ होता है। अगर डायरेक्टली दवा से नहीं लाभ होता है तो ओवरऑल केयर जो मिलती है, क्योंकि उनके पास एक डेडिकेटेड नर्स होते हैं, डेडिकेटेड तो डॉक्टर उसके होते पैसे हैं। पेशेंट को देने पड़ते हैं? पेशेंट नॉर्मली जो इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड स्टडीज होते हैं, जो जी। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड स्टडी होते हैं, उसमें पेशेंट कोई खर्चा नहीं उठाता है नॉर्मली। ओके। पेशेंट का, हाँ, जो इसीलिए तो वो उधर 15,000 करोड़ जो हाँ। फार्मास्यूटिकल अच्छा कंपनी अच्छा। खर्चा उठा रही है, वो ओके। इसलिए आता है थोड़ा हद तक कि वहां पे जो अलग वाले प्री डिस्कवरी वाला रिसर्च कहा, वहां पे भी बहुत सारा पैसा जाता है। मगर पेशेंट के हिसाब से जो भी है, पेशेंट को हम ये आश्वासन देते हैं कि आप रिसर्च में सहयोग हुई है, पेशेंट को पैसा नहीं मिलता है, मगर हम्म। आपका जो केयर है उसकी ख्याल हम रखेंगे। उनका जो इंश्योरेंस कवरेज है उसका इंश्योरेंस कवरेज करवाया जाता है। तो पेशेंट के लिए जब वो पेशेंट आते हैं तो उस टाइम पे जो खून की जांच होती है, उस खून की जांच का पैसा पेशेंट नहीं देता है, क्योंकि वो रिसर्च के अंग में जब होता है तो उसका कॉस्टिंग रिसर्च जो करते हैं वो अपने रिसर्च कॉस्ट में फैक्टर कर लेते हैं। तो एक बार वो पेट सीटी हो सकता है, वो एमआरआई हो सकता है, या वो नॉर्मल खून की जांच हो सकती है, वो बायोप्सी हो सकती है, या रिसर्च के दरमियान जो हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन की भी जरूरत पड़ती है। तो ये सभी खर्चा जो है नॉर्मली जो संस्था रिसर्च कर रही है वो संस्था उस कॉस्ट को उठाती है। जी। तो इसमें मतलब दवाइयाँ भी फ्री होती हैं उनकी, और जो ट्रैवल के जो एक्सपेंसेस होते हैं, शायद आई डोंट नो, मतलब मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा नहीं हूँ नहीं और नहीं, मैं सही आपको। है आपका। हाँ, जो लोकल ट्रैवल जो रहती है, उनका एड्रेस से लेके जहाँ पे वो इलाज ले रहे हैं वो ट्रैवल, और दवाइयाँ, सपोर्टिव केयर, ये सब जो है वो रिसर्च उनका केयर लेता है। कभी ओके। कभार जैसे मैं कह रहा था अभी, विजय मारुति पाटिल साहब जी भी कर रहे थे, तो कुछ पेशेंट्स को वो स्टैंडर्ड ऑफ केयर के साथ नई दवा मिलती है, तो स्टैंडर्ड ऑफ केयर भी पेशेंट को फ्री मिलता है। तो एसेसिबिलिटी फैक्टर जब रिसर्च होती है तो बढ़ जाती है। बहुत सारे पेशेंट्स को ये लाभ भी होता है कि ये स्टैंडर्ड ऑफ केयर आर्म में स्टैंडर्ड ऑफ केयर मिलता है और उसके साथ नया दवा भी मिलता है। जी। ये बड़ी अच्छी आपने बात बताई, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसी स्टेज में है जहाँ पे उनका मतलब वापस आना या ठीक होना पॉसिबल नहीं है और कोई दूसरी उम्मीद भी नहीं दिख रही, तो क्लिनिकल ट्रायल में इनरोल होना एक बहुत अच्छी चीज़ है, और स्पेशली क्योंकि उसके लिए उनको खुद खर्चा नहीं करना है। तो आई थिंक दिस इज़ अ फैंटास्टिक थिंग जो आपने हमें बताई है। डॉक्टर साहब,
रिसर्च, कैंसर रिसर्च क्या मतलब सिर्फ दवाई की ही होती है या कुछ और भी होती है? हमारे साथ डॉक्टर विजय हैं। डॉक्टर विजय, एक मुझे याद आ रहा है कि आपने एक ट्रायल करा था, वैसे तो बहुत सारे ट्रायल करे थे, मैं रेफर कर रहा हूँ। एक आपने कॉस्ट रिलेटेड कुछ ट्रायल करा था जो काफी पॉपुलर हुआ था, बहुत सारे मतलब देश विदेश में इसने मतलब तहलका मचा दिया था। लो डोज इम्यूनोथेरेपी कुछ करके जो था, वो मतलब क्योंकि हम क्लिनिकल ट्रायल की बात करें तो क्लिनिकल ट्रायल सिर्फ दवाइयों के लिए होता है या किसी और चीज के लिए भी होता है, और अगर होता है तो उसको मतलब उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। जी, आप म्यूट पे हैं डॉक्टर साहब। जी जी। या आप देखो, विवेक कैसा है, क्लिनिकल ट्रायल किसी भी चीज के लिए हो सकता है, सिर्फ दवाइयों के लिए नहीं होता है। दो सर्जिकल प्रोसीजर है तो उसका कंपैरिजन हो सकता है, दो रेडिएशन की टेक्निक है उसका कंपैरिजन हो सकता है, दो तरीके तरीके की अलग अलग लोग काउंसलिंग की मेथड्स यूज करें तो उसका कंपैरिजन हो सकता है। कंपैरिजन एज सिंपल इस बात का हो सकता है कि मान लो आप कीमो लगा रहे हो, कीमो लगाते हो, कोई क्लासिकल गाने सुनना चाहता है, कोई वेस्टर्न गाने सुनना चाहता है। क्लासिकल गाने सुनो या वेस्टर्न गाने सुनो, इससे मन में या कोई डिफरेंशियल भावना आती है क्या, इससे कोई साइड इफेक्ट? ये क्लिनिकल ट्रायल हर उस चीज में हो सकता है जो आप कर सकते हो। इन शॉर्ट मतलब क्लिनिकल ट्रायल ऐसा नहीं कि ड्रग के लिए है, सर्जरी के लिए है, ये एवरी एस्पेक्ट्स के लिए है। जैसे अगर मैं मान कहूँ कि आपका हम ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो इस पे भी हम स्टडी कर सकते हैं कि कितनी इन सारे पेशेंट्स थे, इनको प्री ये सेमिनार कितनी अवेयरनेस थी इन चीजों के बारे में, और सेमिनार होने के बाद ये कितनी अवेयरनेस बढ़ी है, और इस वजह कितने पेशेंट एक्चुअली क्लिनिकल ट्रायल्स को ढूंढने गए, ये हमारा इसमें अचीवमेंट हो जाएगा। तो जिस तरह से हम आप एक ऑडिट और री ऑडिट करते हो हर चीज का, किसी भी धंधे का बोलो या किसी भी फंक्शन का, उस तरह क्लिनिकल रिसर्च में ऑडिट होता है, री ऑडिट होता है। तो क्लिनिकल ट्रायल के ब्रॉडली एक होता है कि रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव मतलब ऑडिट्स होते हैं। प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव मतलब फ्यूचरिस्टिक किए जाते हैं। ऑब्जर्वेशन है इंटरवेंशन। ऑब्जर्वेशन मतलब फ्यूचरिस्टिक, तो आप देखना चाहते हो कि ये करने से क्या हुआ। इंटेंशन मतलब आप एक्चुअली कोई दवाई देके देखना चाहते हो क्या हुआ। जैसे अगर आप मुझे पूछे कि बंगाल में कितने लोगों को कैंसर हो रहा है, मालदा डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों को कैंसर हो रहा है, मुझे नहीं पता शायद, तो मैं वहाँ रजिस्ट्री बना दूंगा और यहाँ कितने मालदा के लोगों को कैंसर हुआ है वहाँ रजिस्टर करने को दूंगा। जो हो गया प्रोस्पेक्टिव ऑब्जर्वेशन रजिस्ट्री। इसका काम था ये देखना कि मालदा में कितने लोगों को कैंसर हो रहा है। इसी बात को आगे चलते हमें पता चला कि मालदा में किसी एक पर्टिकुलर टाइप का कैंसर ज्यादा हो रहा है। तो अभी ये बात आ गई कि यार ये एक टाइप का कैंसर ज्यादा क्यों हो रहा है, तो अभी इस पे संशोधन होना चाहिए कि इस टाइप का कैंसर यहाँ पे ज्यादा क्यों हो रहा है। तो नेक्स्ट चालू हो जाएगा कि अगर ये कैंसर ज्यादा हो रहा है तो उस पर जैसे साहब ने बताया था बेसिक रिसर्च करेंगे या अप्लाइड रिसर्च करेंगे, देखेंगे ये क्यों ज्यादा कैंसर हो रहा है। इस तरह से जब तक आपके पास डेटा नहीं आता, आपको समस्या पता नहीं चलती, प्रॉब्लम पता नहीं, तब तक आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। समस्या तभी पता नहीं कि जब आपके पास डेटा आएगा। जैसे हम मान लो कि एक बच्चा है स्कूल में जा रहा है, उसकी कभी परीक्षा ही नहीं हो रही, उसको हम ऐसे ही पास कर दे, हमें तो लगेगा उसको सब कुछ ठीक ही चल रहा है। किसी दिन एग्जाम लोगे तो पता चलेगा ना यार उसके मैथ्स में कमजोर है, मैथ्स में कमजोर है तो मुझे मैथ्स के लिए शायद ट्यूशन लगानी पड़ेगी, उस पर ध्यान देना पड़ेगा, या अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा है इसमें। ये सोल्यूशन तो तभी आएंगे ना जब आप डेटा रखोगे। तो रिसर्च इसी का नाम है। रिसर्च में आप डेटा कलेक्शन करते हो और उसका इंटरप्रिटेशन करते हो और उसके हिसाब से ये करते हो। हर बार ड्रग स्टडी की जरूरत नहीं होती है, कभी कभी स्टडीज ऐसी भी होती है कि कुछ ना करके फायदा होता है क्या देखना। हमारी एक स्टडी थी, इसमें देखा गया कि करना पड़ता है। अभी नेक्स्ट जैसे इसके लिए भी हो सकती है कि प्रॉब्लम जो है देश में वो सॉल्व करने की, जैसे हमारे देश में प्रॉब्लम है कि लोग कीमो के लिए दूर दूर से आते हैं। कीमो 3-3 हफ्ते में दी जाती है, क्या मैं कोई ऐसी कीमो बना सकता हूँ जो 2-2 महीने में एक बार दी जा सकती है? ये बहुत अच्छा सोल्यूशन है इंडिया जैसे सोल्यूशन के लिए। जैसे हमने जो स्टडी आपने बोली थी कि इम्यूनोथेरेपी की दवाई महंगी आती थी, एक दवा का कॉस्ट कुछ 4 लाख आता था, तो क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि ये कॉस्ट कम कर सकते हैं क्या? तो हमने एक अल्टरनेट शेड्यूल बनाया था, इससे कॉस्टिंग कम हो गई थी। पर हमने देखा कि क्या वो फायदेमंद, कुछ शेड्यूल तो बना लोगे बट उसका फायदा है कि नहीं वो भी तो देखना पड़ेगा ना। तो फायदेमंद है कि नहीं वो देखने के लिए स्टडी की थी। तो तो कहने की चीज है कि ट्रायल्स और रिसर्च हर जगह हो सकती है। ये ऑडिट री ऑडिट है, और जहां जहां जरूरी है वहां अपना इंटरवेंशनल स्टडी, इंटरवेंशन मतलब कुछ तो नया करने की कोशिश करनी चाहिए। और जब तक हम ये नहीं करेंगे एज अ समाज, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ये बड़ा आई वुड से आई ओपनर था बहुत सारे लोगों के लिए भी, कि मतलब हम अब तक ये सोचते थे कि क्लिनिकल ट्रायल मतलब सिर्फ दवाइयों पे
या दवाई कैसे काम करती है लोगों पे, उसके बारे में स्टडी होती है, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर्स, फैक्टर्स आपने बताए। डॉक्टर हर्षा, कमिंग बैक टू यू, आप क्योंकि खुद एक मतलब बाई आपका जो जीन है वो खुद एक ऑन्कोलॉजिस्ट का है, आप खुद एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और क्लिनिकल रिसर्च में काफ़ी सारा काम करते हैं, देश विदेश में काम करते हैं। हमें ये बताइए कि आज कैंसर में कितनी क्लिनिकल रिसर्च हो रही है और हमारे देश में कितनी रिसर्च हो रही है, और अगर किसी को जुड़ना है उससे, मतलब जैसे मान लीजिए कि, और रेदर अगर आप ये बता सकें कि किस किस ट्यूमर टाइप पे रिसर्च हो रही है, तो उससे जुड़ने के लिए क्या करना चाहिए हमें? बहुत बढ़िया सवाल। विदेश और भारत के तुलना की जाए तो हमारे देश में शायद 5 से 10% रिसर्च होती है एज कम्पेयर टू यूएस, ऐसा पकड़ के चलिए। मगर उसके कारण भी है, जैसे हमने कहा कि वहाँ पे 50 साल के ऊपर से रिसर्च की बुनियाद बनती जा रही है। हमारा अभी 2000 से लेके बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, और जैसे हमारी शिक्षण पद्धति बढ़ती जा रही है, अस्पतालों में एफर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, तो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल ऑलवेज लीडिंग रहा है। जो डॉक्टर विजय मारुति पाटिल भी वहाँ रह चुके हैं प्रोफेसर, हमने भी शिक्षण वहीं से किया था। तो कुछ पॉकेट्स में भारत में रिसर्च बहुत पहले से हो रहा है, और जैसे कि डॉक्टर विजय मारुति पाटिल ने कहा कि रिसर्च अलग अलग टाइप के होते आ रहे हैं। तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशनल रिसर्च जो है वो अपने ढंग से चल ही रहे थे, जहाँ पे हम ये पता लगाते हैं कि कौन से भाग में कौन सा कैंसर बढ़ रहा है, कौन सा कैंसर घट रहा है, किस कारणों की वजह से कैंसर हो रहा है, ये ऐसी चीजों की रिसर्च चल रही थी। मगर जब हम नए मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं तो भारत का ये मानना था कि जो दवा भारत में संशोधन होता है सिर्फ उसका फेज 1 चले भारत में, और उसके कारण भी थे। तो ऐसा नहीं चलता है कि कोई विदेश का कंपनी जो नया मॉलिक्यूल डिस्कवर किया है उसको फेज 1 रिसर्च में इंडिया में लाके करने हम अलाउड नहीं है आज के तारीख में, अनलेस एंड अनटिल ए पार्ट ऑफ द रिसर्च हैज ऑलरेडी बीन डन इन इंडिया आल्सो। फेज 2 फेज 3 वाला जो रिसर्च चलती है वहां पे अलाउड है, गवर्नमेंट उसको अलाउ करती है। 2013 तक रिसर्च इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रही थी। 2013 में थोड़े रेगुलेशंस चेंज हुए, तो विदेशी कंपनियां जो थी उन्होंने सोचा कि इंडिया में रिसर्च करना उतना जायज नहीं है, मुनासिब नहीं है, क्योंकि रिस्क फैक्टर बढ़ गई थी, थोड़ा बहुत एक्टिविज्म उल्टी तरीके से चल रहे थे, तो उनको लगा कि यहाँ पे रिस्क है, जो धीरे धीरे 2020-21 तक वापस घट गई है, और वापस अभी कंपनियां भारत में आ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। सबसे बेहतर तरीका जैसे है कि अपने डॉक्टर को आप पूछे कि मेरे बीमारी के लिए अगर अभी आज के तारीख में स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट है नहीं है, जो भी है, कोई रिसर्च वाला काम चल रहा है कि नहीं, अपने डॉक्टर से पूछना बहुत 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 जरूरी है। बहुत बार यही होगा, 90% ऑफ द टाइम्स ये होगा कि नहीं, आपको कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है, आपको जो इलाज चल रही है वो सही है, आप ले लीजिए। जैसे उर्वशी जी ने कहा कि अर्ली क्यूरेबल कैंसर्स में मोस्टली स्टैंडर्डाइज थेरेपीज है, स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स है, और वहां पे जो है जो परसेंटेज में मात्रा में जो पेशेंट्स क्योर होते हैं वो होते हैं। रिसर्च की उसी टाइम पे जरूरत पड़ती है जब वो काम नहीं करते हैं, या ऐसा कोई प्रोटोकॉल हो जहां पे स्टैंडर्ड ऑफ केयर के साथ नया दवा की जांच हो रही है। clinicaltrial.nic.in जो वेबसाइट है वो थोड़ा इस्तेमाल करने के लिए मुश्किल है, बट वो साइट पे भी अगर हम किसी बीमारी का नाम डाल दें तो वहां पे हमको पता चलता है कौन से रिसर्च चल रहे हैं। उसको थोड़ा फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं, क्योंकि पुराने से लेके नए सभी एक ही साथ आ जाते हैं, जो आज की तारीख में चल रहे हैं उसका पता लगा सकते हैं। किस किस बीमारियों के लिए है, ऑलमोस्ट सभी टाइप की बीमारियों के लिए रिसर्च चलता ही है। थोड़े रेयर वाले ट्यूमर्स में रिसर्च करना थोड़ा स्पेसिफिक रहता है, जैसे कि हम अभी कहते हैं कि मैडम ने कहा एएल के पॉजिटिव, कितने पेशेंट्स को, लंग कैंसर पेशेंट्स को पहले दिन पे एएल के टेस्टिंग या ईजीएफआर टेस्टिंग या रॉस टेस्टिंग होती है, वो कम होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि पहले दिन पे सभी को टेस्टिंग हो जाती है। तो जिस दिन टेस्टिंग होती है उसके बाद वो टेस्ट के बाद वो जो दवा लेते हैं, वो दवा अगर काम करना बंद कर दे तो उसके बाद नया वाला जो रिसर्च रहती है हमेशा भारत में उसकी उपलब्धि नहीं होती है। तो बीमारी, वो उसकी सब बीमारी जो बोलते हैं हम लोग, वो जो मॉलिक्यूलर कैरेक्टराइजेशन जो होती है वो बीमारी का, उस हिसाब से कौन सा रिसर्च चल रहा है ये पता लगाना डॉक्टर्स के लिए भी मुश्किल पड़ती है। मगर ब्रॉड तरीके से कहा जाए तो
अर्बन रूरल सभी जगह पे धीरे धीरे इसकी अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, डॉक्टर्सों की भी अवेयरनेस बढ़ रही है। जैसे अभी डॉक्टर विजय मारुति पाटिल जी ने कहा कि सन एक्ट अभी 14 डॉक्टर्स मिल रहे हैं, तो वो 14 हर 10 जन को बता रहे हैं, तो 140 डॉक्टर्स को तो पता चली जाती है। तो उनके रेफरल डॉक्टर्स जो होते हैं उनको पता चल जाती है। तो ये हब एंड स्पोक मॉडल के हिसाब से बताइए, या आपका जो अभी काम चल रहा है उसके हिसाब से बताइए, सब लोगों को धीरे धीरे इसकी मालूम जो जानकारी की मालूमात हो रही है। पुल एंड पुश बोलूंगा मैं, तो जैसे पेशेंट्स की डिमांड बढ़ेगी वैसे ही दूसरी तरीके से एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स बोलिए या गवर्नमेंट बोलिए या इंडस्ट्री जो है फार्मास्यूटिकल, वो भी नया नया रिसर्च भारत में लेके आएंगे, क्योंकि उनको भी एक इंसेंटिव मिलेगा, उनको भी मालूम पड़ेगा कि हाँ इस तरीके के पेशेंट्स इंडिया में उपलब्ध है। जैसे जैसे नए नए मॉलिक्यूल्स इंडिया में अप्रूव हो जाएंगे, उसको कंपेरेटर आर्म के हिसाब से जो रिसर्च होनी चाहिए वो वाले रिसर्च भी इंडिया को आएंगे। तो ये मोमेंटम बढ़ रहा है और हम सही दिशा में जा रहे हैं, जैसे कि अवेयरनेस बढ़ाते हुए कि हम और ज्यादा रिसर्च कर पाए। जी, थैंक यू डॉक्टर साहब, काफ़ी अहम जानकारियां आपने हमें शेयर करी। अभी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि करीब 1200 लोग यानी कि 1200 लोग हमें अभी लाइव देख रहे हैं और 25-27 लोग यहाँ पे खुद जुड़े हुए हैं डायरेक्टली। हमें ये बताइए कि क्लिनिकल रिसर्च के बड़े रोड़े क्या हैं, मतलब क्या बड़े चैलेंजेस हैं, और हम एज एडवोकेसी फोरम कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं। यही सवाल मेरा डॉक्टर विजय से भी रहेगा। और आई वुड रिक्वेस्ट एट द एंड कि उर्वशी जी भी जो है अपना एक पर्सपेक्टिव शेयर करें कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं थ्रू एडवोकेसी। हाँ, जैसे कि डॉक्टर विजय मारुति पाटिल जी ने कहा कि अगर मैं भी अगर अस्पताल जाता और मुझे कोई बोले कि आप ये संशोधन में भाग लीजिए, तो मेरे मन में पहली शंका ये आएगी कि क्या मेरे ऊपर प्रयोग हो रहा है क्या। मेरे घर में मेरी माता जी है जिनको मैं ऑलरेडी अप्रूव्ड अवेलेबल गोली जो है मैं जब देता हूं, तो उनको कभी कभी शक होता है कि मैं उनके ऊपर प्रयोग कर रहा हूं, मैं इंस्पाइट ऑफ जो भी उसका लेबल है, उसका इंडिकेशन है होने के बावजूद। तो हमें ये शक होना स्वाभाविक है, मगर हमें ये भी सोचना चाहिए कि ये रिसर्च किस कारण से हो रहा है। तो ओवरऑल साइंटिफिक क्यूरियोसिटी और जानकारी धीरे धीरे बढ़ाना बहुत 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 जरूरी है। तो साइंटिफिक टेम्परमेंट का मतलब ये है कि वो हम सभी सवाल करें, भले वो डॉक्टर से हो या नर्स से हो या गवर्नमेंट से हो, जिससे भी हो। जब भी हम आर्टिकल भी पढ़े कि लोगों की फायदा उठाया जा रही है, क्योंकि जैसे उन्होंने कहा कि मीडिया में ये बहुत आसानी से लिख देते हैं, कभी कुछ गड़बड़ हो जाए कि ये सही नहीं था बोल के। वो सही नहीं था लिखने वाला किस हिसाब से लिखा वो हम नहीं जानते, मगर हमको ये पूछना चाहिए कि ये जो न्यूज़ है, ये जो इंफॉर्मेशन है, उसकी साइंटिफिक टेम्परमेंट से क्या हम अप्रोच कर रहे हैं कि नहीं। तो ये साइंटिफिक टेम्परमेंट बढ़ने से जो है धीरे धीरे सभी को लाभ होगा। एक तो आज के पेशेंट्स को भी लाभ होगा, और कुछ हद तक हम जो काम आज करते हैं वो डायरेक्टली हमें लाभ नहीं हो सकता है, वो आगे आने वाले पीढ़ी को लाभ होगा। इसकी भी हमें एक क्या बोलते हैं एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। वो एक्सेप्टेंस नहीं रहेगा तो रिसर्च में भाग लेने की इच्छा उतनी नहीं आएगी, क्योंकि रिसर्च में ये हमेशा क्वेश्चन, रिसर्च बोलने के मतलब एक क्वेश्चन मार्क रहता ही है कि फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो जानने के लिए वो रिसर्च होती है। और फायदा क्वालिटी ऑफ लाइफ में हो सकता है, फायदा किसी और, जैसे हमने कहा थोड़ी देर पहले कि बायोप्सी का मटेरियल जो आप देते हैं, तो उसको अगर हम रिसर्च करते जाएं तो हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैंसर जो होती है वो बढ़ती जाती है। तो ये साइंटिफिक टेम्परमेंट बढ़ाना आई वुड से एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आप कर रहे हैं एडवोकेसी के रूप से, या इंडस्ट्री को बोलिए, एकेडमी को बोलिए, या कोई डॉक्टर का काम जो हो, ये बढ़ाना उनका जिम्मेदारी होती है। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मुझे लगता है कि डॉक्टर विजय हैज़ लेफ्ट प्रोबेबली बिकॉज ओपीडी में से हमने देखा सबने कि ओपीडी में से ही निकल कर आए थे। काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता ही उनका। उर्वशी जी, मैं चाहूँगा कि आप अपने पर्सपेक्टिव जो है शेयर करें कि मतलब हम एज एडवोकेसी फोरम क्या कर सकते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स को प्रमोट करने के लिए इंडिया में, और कैसे हम साथ आकर क्या कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, तो ये नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ आज। और आई थिंक एजेंडा तो ये बहुत ही
बड़ा है. Obviously it is something very complex also, because cancers also, as we know, it's not कोई एक बीमारी नहीं है, इतने अलग अलग टाइप्स के हैं, और इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इवन विद इन कैंसर्स, रेयर कैंसर्स, all sorts of issues are there. So I think वो definitely it has to be an ongoing very intensive effort, और सभी स्टेक होल्डर्स पे एफर्ट लगेगा. मतलब ऑब्वियसली गवर्नमेंट का तो है ही, बहुत बड़ा रोल है, बट ऑल्सो द इंडस्ट्री, द जो क्लिनिकल ट्रायल्स एक्चुअली करते हैं, एंड इवन द मेडिकल फ्रेटर्निटी, कि भाई अपना जो भी जो कीपिंग अप विद द लेटेस्ट, कि क्या हो रहा है, मेकिंग श्योर दैट वी आर अवेयर ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स. बिकॉज I mean, I find that जैसे मेरे केस में, I mean, obviously, you have someone like me. I'm anyway trained in life sciences and public health, and then I'm working in this level. तो मेरा तो level of awareness already बहुत high है. But for the majority of people, that is not the level of awareness they have, especially when it comes to cancer. तो उनके लिए कई बार समझ भी पाना कि कहाँ क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है, क्या हो रहा है. मैं तो खुद ही अपना ये सब रिसर्च करती रहती हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है दुनिया में. इनफैक्ट आई एम द वन हु टेल्स माय डॉक्टर कि ये एक नई ड्रग का यहाँ ट्रायल हो रहा है, ये हो रहा है, इज इट गोइंग टू कम टू इंडिया. आई ट्राई टू एक्सप्लोर so many things. But every patient, might not be at that level of either awareness or ability to do so much research on their own. So ultimately, of course, हमें patients को तो करना ही है aware, करना ही है empower, but साथ में जोड़ना बहुत जरूरी है, because the kind of power जो एक collective effort और voice में आता है, वो शायद individuals अपना अपना करते रहें तो वो बात नहीं बन पाएगी. Also because हमारे यहाँ scale इतना ज्यादा बड़ा है इंडिया में. So I think we need to try and continue to work and emerge as a collective voice, and try to bring patients as well as experts together on one platform, so that कि वो एक powerful collective voice की तरह emerge हो सके, rather than individual piecemeal efforts. Because मुझे वही लगता है, हम लोग individual piecemeal efforts बहुत करते हैं इस space में, लेकिन उसको जब तक साथ में नहीं लाएंगे तो वो उतना बड़ा इम्पैक्ट उसका फील नहीं होगा. सो आई थिंक वही कोशिश हम लोग करते रहेंगे थ्रू दिस इनिशिएटिव, एंड वी हैव टू कीप ट्राइंग फ्रॉम ऑल पर्सपेक्टिव्स, फ्रॉम ऑल स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव्स. हम लोग जितना पुश कर सकते हैं इस एजेंडा को, वो हमें करना पड़ेगा. थैंक यू रोशी जी. हमारे साथ संजीव शर्मा जी हैं, जो कि खुद फाउंडर हैं लंग कनेक्ट, एक सपोर्ट ग्रुप के, जिसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूँ. संजीव जी, क्योंकि हजारों पेशेंट्स, मतलब हजारों, व्हेन आई से हजारों, मतलब वी मीन इट, हजारों हजारों पेशेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं. आपको क्या लगता है कि क्या वो एक चीज़ें हैं, दो तीन चीज़ें जो हम कर सकते हैं एंड क्लिनिकल ट्रायल के लिए जो है हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें पेशेंट्स कम्युनिटी में? आप अवेलेबल हैं संजीव जी? संजीव जी? हाँ 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 जी विवेक, एक जी. बार से क्वेश्चन फिर से आप रिपीट हाँ, कीजिए. मैं ये बोल रहा था कि हमने अभी वक्तव्य सुने डॉक्टर हर्षा के, डॉक्टर विजय के, उर्वशी जी के, एंड काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी क्लिनिकल ट्रायल, क्योंकि कई हज़ार पेशेंट्स जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कैंसर पेशेंट्स. तो हम कैसे जो है क्लिनिकल ट्रायल को लेकर एडवोकेसी कर सकते हैं, कि आपके क्या विचार हैं इस पे? एक तो जो मेरा मानना है कि ये अनफॉर्चुनेट है कि सब लोग क्लिनिकल ट्रायल के बारे में अभी भी बहुत बड़ा मिथ है, खास के पेशेंट में और केयर गिवर में एंड सोसाइटी में भी. बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मतलब कि अगर आप पे जो दवा चला रहे हैं, मतलब समझिए जैसे कि आप चूहे, बकरी, बिल्ली है जिसपे चलाया जाता है, उसी तरह आपको चूज करके चलाया जाता है. ये बहुत बड़ा मिथ है. अब उसको डॉक्टर साहब क्लियर करेंगे कि जब तक, क्योंकि कोई चीज निगेटिविटी फैलने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन उसको पॉजिटिव में बहुत टाइम लगता है. तो ये सबसे पहले तो ये डॉक्टर सबको, और मुझे पता है कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है उनके पास, लेकिन जो उनके साथ ट्रायल कोऑर्डिनेटर है जो इस पे काम करता है, उनको बात करना चाहिए पेशेंट से, केयर गिवर से. एंड उस केयर गिवर के अलावा जो ये सारी चीजें सबसे ज्यादा सोशल मीडिया
और बहुत जगह से फैलता है। वहां पे हमें ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम करने पड़ेंगे और बताने पड़ेंगे कि इसका कितना जरूरी है, जो कि मैं सुन रहा था डॉक्टर हर्षा सर को शुरू से। एंड एक उदाहरण हम भी देना चाहेंगे यहाँ पे, जैसे कोविड का ही बात कर रहे थे सर कि कितना जल्दी ट्रायल कोविड में हुआ और इंजेक्शन हुआ। और उर्वशी जी भी बात कर रहे थे कि बिल्कुल सही बात कर रहे थे कि कितना हम बोल देते हैं कि ये मेडिसिन आ गया, इम्यूनोथेरेपी आ गया और ये सारी चीजें आ गई, कोस्ट आ गया, 4 साल के लाइफ बढ़ जाएंगे, 5 साल अगर आपको लाइफ दे देंगे। लेकिन ये नहीं कोई बताता, चाहे सोशल मीडिया में चाहे या टीवी में जाए, कि वो 5 साल जिंदा रहने के लिए कितना खर्च करना पड़ेगा। और उतने पैसे हैं सबको, अगर बोल भी देते हैं कि 5 साल आपकी जिंदगी ये मेडिसिन खाने से जिंदा है, और मेडिसिन का कीमत 5 लाख रुपया है महीने का या 2.5 लाख रुपए है महीने का, हिंदुस्तान में कितने लोग वो मेडिसिन ले पाएंगे? मुझे तो लगता है कि जो बहुत बड़े बड़े पोस्ट पे, जो गवर्नमेंट के पोस्ट पे हैं और ईमानदारी से जो सैलरी ले रहे हैं, कोई नहीं, लगभग लोग को नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, क्योंकि ये 1 साल का या 6 महीने की प्रोटोकॉल नहीं है, ये तो लॉन्ग लाइफ, जब तक आप हो तब तक चलते रहेंगे। तो इसके लिए ट्रायल जरूरी है और रिसर्च जरूरी है कि कोविड में क्यों सब लोगों को हमारे देश में टीका लग गया, क्योंकि उसका ट्रायल हमारे देश में हुआ, हमारे देश का था, उसका कीमत बहुत कम था। तो इसके लिए रिसर्च होना चाहिए। जब तक रिसर्च नहीं होंगे, ट्रायल नहीं होंगे, तब तक हर व्यक्ति ये मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए विवेक जी धन्यवाद, ऐसे मीटिंग करते रहिए, अवेयरनेस करते रहिए, सरकार तक बातें पहुंचाते रहिए, लोगों तक जहाँ पहुंचेंगे जरूर होंगे एक दिन। मेरा एक थैंक यू संदीप जी, बड़ी वो बोलते ना कि ग्राउंड रियलिटीज की आपने बात करी, क्योंकि डॉक्टर हर्षा हमारे साथ हैं, खुद एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और क्लिनिकल रिसर्च में बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर साहब। जो संजीव जी की बातों से मैंने समझा वो ये है कि भाई इंडिया में ट्रायल्स करना जरूरी है और तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, मतलब क्योंकि जैसे संजीव ने बड़ा एक अच्छा एग्जांपल दिया कि कोविड वैक्सीन का जो एग्जांपल था, इतनी बड़ी पॉपुलेशन अगर अफोर्ड कर पाई तो शायद एक वजह यही थी कि उसके ट्रायल्स इंडिया में हुए। तो कैंसर में हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या रोड़े हैं उसके, कैसे कैसे काम करना चाहिए? एक या दो टिप अगर आप हमें देना चाहेंगे कि एज एन एडवोकेसी फोरम हम क्या कर सकते हैं? आप जी मूड पे हैं सर। धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद। नहीं नहीं जी नहीं। हाँ सही सवाल है। तो एडवोकेसी में अभी जो काम चल रही है उसका गुरुजी जिसने जैसे कहा कि हमें अलग अलग प्रदेश और अलग अलग जगह पे जो एक छोटे पैमाने पे हो रहा है, अगर कलेक्टिवली वो एक बड़ा फोर्स बनता है तो ये हर जगह पे रिफ्लेक्ट होगा। मेरा बोलने का मतलब ये है कि जैसे डीसीजीआई सीडीएसओ जो है और एथिक्स कमिटीज है, उनकी नोटिस में भी ये बहुत बढ़िया तरीके से आएगा। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जो है उनको मालूम पड़ेगा कि पेशेंट्स मांग रहे हैं रिसर्च को, तो इसलिए वो रिसर्च फैसिलिटीज बिल्ड करना चालू करेंगे। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है जिनको लगता है कि भारत में रिसर्च करना मुमकिन नहीं है या मुश्किलात है, आज की तारीख में सभी तरह के इक्विपमेंट्स इंडिया में आ चुके हैं, एनजीएस बोलिए, पेट सीटी बोलिए, एमआरआई बोलिए, ऐसा कौन सा भी टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है। टेक्नोलॉजी आ रही है मगर उसका स्टैंडर्डाइजेशन और इस्तेमाल होना जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो पेनिट्रेशन और उसका जो अफोर्डेबिलिटी की कमी है। हाँ वो तो अवेयरनेस जैसे बढ़ती है, जैसे जी डिमांड आएगी और लोग बोलेंगे कि हाँ हम क्लिनिकल रिसर्च में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं और हमें जानकारी और चाहिए, ये जानकारी चाहिए बोल के जब पेशेंट खुद मांग रहा है, तो जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, जो ट्रीटिंग हॉस्पिटल है, जो गवर्नमेंट है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, सभी लोगों को उसकी तरफ ध्यान देना जरूरी पड़ जाएगा। उनको लगेगा कि हाँ अगर इतना ये लोग खुद होके मांग रहे हैं तो हमें और रिसर्च इंडिया में लेके आना चाहिए। एक उदाहरण देता हूँ, हमने 2 साल पहले एक फेज 1 रिसर्च किया इंडिया में और उसकी जो सक्सेस बोले तो एक हद तक सक्सेस हुई, और उस सक्सेस की वजह से हमें और 3 रिसर्च हम अभी स्विट्जरलैंड, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में जो चल रही थी वो इंडिया को लेके आ रहे हैं। और ये मल्टीपल माइलोमा के ट्रीटमेंट में है, ये एक्यूट माइलोइड ल्यूकेमिया के ट्रीटमेंट में। तो हमने कन्विंस किया मैनेजमेंट को कि एक काम भारत में हो सकता है, ये भारत के पेशेंट सहकार करेंगे।
भारत के डॉक्टर्स ट्रेंड है, जो डेटा एंट्री होती है, जो क्लिनिकल रिसर्च कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, जो एसएमओस बोल के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल के होते हैं, आपके जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, ये सब हमारे सहयोग में है बोल के हमने ये उनको दिखाया है। मगर थोड़ा भी अगर उसमें बाधाएं आती हैं तो इन लोगों को लगता है कि नहीं नहीं, हमें वापस यूएस में ही करना चाहिए, हमें यूरोप में ही करना चाहिए, क्योंकि उनको हमारे यहाँ के खामियां बहुत जल्दी से दिख जाते हैं, वो बहुत सारे कारणों की वजह से। मगर धीरे धीरे हम वो खामियां को कम कर रहे हैं और धीरे धीरे उनकी जो ट्रस्ट है हमारे एस्टेब्लिशमेंट पे वो बढ़ रहा है और रिसर्च आ रही है। दूसरी चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे कि अब मैं भी हिंदी में बात कर रहा हूँ, मगर सभी शब्दों का प्रयोग उतनी आसानी से नहीं होता है। कहीं ना कहीं मुझे अंग्रेजी की तरफ वापस जुड़ना पड़ता है कुछ चीजों को समझाने के लिए। अगर मेरी तकलीफ ऐसी है तो एक कौन सा भी पेशेंट जो चाहिए बिहार में बैठा हो, बंगाल में बैठा हो या तमिलनाडु में बैठा हो, अगर उसको अंग्रेजी का शब्द नहीं आता हो तो वो रिसर्च तो वो पता कैसे लगाएगा। तो हमें वर्नाकुलर मीडियम में कुछ एप्स, कुछ वेबसाइट्स की होना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि वो खुद होके, क्योंकि जितना भी डॉक्टर कहे, डॉक्टर के ऊपर भी उनकी थोड़ी बहुत ट्रस्ट धीरे धीरे बढ़ती है, एक ही दिन में पूरा तरीके से ट्रस्ट आती नहीं है। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के ऊपर भी उनका पूरा एक दिन में ट्रस्ट आता नहीं है। तो एक थर्ड पार्टी आपके जैसा जो संस्था होती है, जो न्यूट्रल होती है, वहां पे जब उनको इन्फॉर्मेशन अनबायस्ड मिलती है तो उनका ट्रस्ट बढ़ता है। तो वो ट्रस्ट और बढ़ने के लिए लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में भी ये सब चीजों की इंफॉर्मेशन की अवेलेबल होना बहुत 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 जरूरी है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। मेरा तो मन करा कि और बात करते रहूं, लेकिन समय की एक सीमा है। और मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आपका, डॉक्टर विजय पाटिल का, उर्वशी जी का, संजीव जी का, एंड सारे के सारे पेशेंट्स एंड केयरगिवर्स का जो हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यकीन मानिए कि ये जो है हमारी जो मुहिम है, ये बहुत आगे बढ़ने वाली है। बहुत लोग हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और बहुत लोग ऑलरेडी जुड़ रहे हैं। एंड आई एम श्योर दैट जो पिक्चर है कैंसर का हमारे देश में, हम इसको परिवर्तित एक ना एक दिन करके रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अगर आपके मन में कोई सवाल हैं, कुछ आप कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, तो आपने जिस भी ग्रुप के माध्यम से अटेंड किया है उस ग्रुप में अपना सवाल पूछिए, और जिससे पूछना चाहते हैं उससे भी, उसका भी नाम आप डाल सकते हैं, एंड विल गेट बैक टू यू। जी डॉक्टर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सारे एक्टिविटीज, इतना सारा जो एडवोकेसी चल रही है, जरूर धीरे धीरे उसका लाभ होगा ही। और ये चीजें हमको क्या बोलते, कंसिस्टेंटली करते हुए जाना है बस। तो कुडोस टू यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू रोशी जी, थैंक यू संजीव जी, थैंक यू डॉक्टर विजय थैंक पाटिल। यू। थैंक यू, सी यू।